हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं हूं सिद्धार्थ और हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज पार्ट 30 के बारे में। मित्रों, इसके 29 भाग हो चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर। ऐसे ही मैं हिंदी की जीएस का हिंदी सीरीज भी चला रहा हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपको पता नहीं है, तो आप देख सकते हैं। उसके 12 भाग हो चुके हैं अभी तक और 13वां भाग बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। मित्रों, मैं अगर आपको कोई सुविधा हो रही है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा दोनों वीडियो का। 29वां क्वेश्चन था बोनस क्वेश्चन 29। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इसके सही आंसर दिया है, देखिए, निशा कुमारी ने, देव कुमार देवा ने, गौरव शर्मा ने और आकांक्षा जायसवाल ने और कृष्ण कुमार ने। धन्यवाद आप लोगों का। योर आंसर इज राइट, बिल्कुल आपका आंसर सही है। ऐसे ही आप आंसर देते रहिए और मैं आपका नाम अगली वीडियो में पब्लिश करता रहूंगा। पहला क्वेश्चन है आज का। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड इन विच लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो सीबीआई है या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको लगाना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भारत की 7वीं अनुसूची में दी गई है। सीबीआई भारत की 7वीं अनुसूची में रखी गई है। अब 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, तो वो कौन सी सूची में रखी गई? 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो 7वीं अनुसूची आप सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि राज्य के पास ये पावर रहेगी और केंद्र के पास ये पावर रहेगी। तो दोनों का, जैसे कि दोनों में टकराव ना हो, कि जैसे मान लीजिए पुलिस आती है आपकी राज्य सरकार के पास, तो आर्मी आती है आपकी केंद्र सरकार के पास। कि अगर मान लीजिए केंद्र कहे नहीं पुलिस हमारी है, राज्य कहे पुलिस हमारी है, तो दोनों में टकराव होगा। तो वो टकराव की स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए इसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा 3 नई सूचियां बनाकर किया गया। कौन कौन सी सूची है वो? एक है यूनियन लिस्ट, जिसे बोलते हैं हम संघ सूची। स्टेट लिस्ट, जिसे बोलते हैं राज्य सूची। ग्लोबल लिस्ट होती नहीं है, कोई भी सूची नहीं होती, इसीलिए ये ऑप्शन तो आप हटा ही दीजिए। फिर आती है कंकरेंट लिस्ट, जिसे बोलते हैं हम समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? अब ये प्रश्न बन जाता है। समवर्ती सूची ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। नोट कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है भारत के संविधान में। अब आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर सीबीआई किस सूची में आएगी? देखिए, सेंट्रल लग गया तो आप समझ लीजिए, सेंट्रल या केंद्रीय लग गया तो आप समझ लीजिए वो यूनियन लिस्ट में ही आएगी। यूनियन लिस्ट में या फिर संघ सूची में या केंद्रीय सूची में आएगी। तो यहाँ से आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल लग गया तो आप सीबीआई को यूनियन लिस्ट में रख दीजिए। फिर आता है प्रश्न नंबर 2। इन 1918 महात्मा गांधी बेन टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्गेस्ट कॉटन मिल्क वर्कर्स। कॉटन मिल्क नहीं होगा, यहाँ पे मिल होगा, कॉटन मिल। तो सूती वस्त्र उद्योग से मजदूर जुड़े हुए थे, उनके लिए महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह किया था 1918 में। वह सत्याग्रह 1918 में कहाँ पर किया गया था या किस जगह पर किया गया था? ऑप्शंस हैं मद्रास, जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, बॉम्बे, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, सूरत और अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में 1918 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था कॉटन मिल्क वर्कर्स के लिए, या फिर जो हमारे मजदूर थे उस समय सूती कपड़ा कारखानों में कार्य कर रहे थे, उनके लिए अहमदाबाद में 1918 में सत्याग्रह किया महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 3 है। व्हाट डज अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन ऑफ द सोइल? निम्नलिखित में से कौन सी चीज जो मृदा में ह्यूमस होता है, जो मिट्टी में ह्यूमस होता है, उस पर प्रभाव डालता है? यह ह्यूमस किसके कारण बनता है? आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ह्यूमस होता क्या है? ह्यूमस होता है साधारणतः जीवाश्म। जो जीवाश्म होता है उसे हम ह्यूमस बोल सकते हैं, उसी के द्वारा मिट्टी बनती है। किस प्रकार से? देखिए, कोई पौधा है, कोई छोटा सा पौधा है, कुछ समय तक, जैसे 1 महीने चल गया, उसके बाद वो बेकार हो गया। तो बेकार होता है तो पृथ्वी पर गिर पड़ता है, जमीन पर गिर पड़ता है, हम फेंक देते हैं उसे। जब फेंक देते हैं तो होता क्या है, तो मिट्टी पर पड़ा रहता है, फिर उसमें कुछ कीड़े लग जाते हैं। सफेद आपने देखा होगा, कीड़े लग गए। जब वो कीड़े लग जाते हैं तो कुछ समय बाद पौधा नष्ट हो जाता है। तो होता क्यों है? कुछ जो उसमें पाचन वाली चीजें, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, या शुगर हो गया, कोई कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर हो गया, तो वो कीड़े खा जाते हैं, उसे पचा जाते हैं। लेकिन जो बसा होता है, बसा हो गया आपका,
और मोम हो गया, वो कीड़े नहीं पचा पाते। जब वो नहीं पचा पाते तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो ही जो मिट्टी में मिल जाएंगे तो वो ही ह्यूमस का निर्माण करता है। और निर्माण करता कौन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा को हम बोलते हैं वनस्पति, वानस्पतिज्ञ, या फिर इसे हम बोल सकते हैं वनस्पति जात। वनस्पति जात, फ्लोरा को हम बोल सकते हैं वनस्पति जात, और फौना को बोल सकते हैं प्राणी जात। प्राणी जात कहने का मतलब वे चीजें जो वनस्पतियों को और प्राणियों को गला देती हैं और मिट्टी में मिला देती हैं, तो वह ह्यूमस का निर्माण करती है। तो ह्यूमस का निर्माण कौन करेगा, फ्लोरा एंड फाउना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 है, द लैटिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत की जो भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑप्शंस पे ज़्यादा रिलाई मत करिए, आप ऑप्शंस को ज़्यादा रटिए मत, ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत ही कम कर पाएंगे आप। याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो चाहे कैसा भी हो, आप लिख सकते हैं अगर आपको याद होगा तो, नहीं तो ऑप्शन में आप कंफ्यूजन रहेंगे। देखिए अब इसमें देखिए ऑप्शंस देखिए बिल्कुल बिल्कुल लगभग सभी के ऑप्शन सेम है, सिर्फ आपका नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ इसमें डिफरेंस है। तो आप याद कर लीजिए, जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर में है। क्यों उत्तर में है वो मैं आपको बता देता हूँ। अक्षांश होता क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। ये हो गई हमारी पृथ्वी, पहली प्यारी पृथ्वी। ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा, जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अब इसके समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो हो जाती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। वो क्या हो जाती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। अगर साधारण शब्दों में बोलूं तो जो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो आपकी हो जाती हैं अक्षांश रेखाएं, ध्यान रखिएगा। और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, पृथ्वी, ये हो गया हमारे ध्रुव, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी होंगी, देशांतर रेखाएं। ध्यान रखिएगा क्या होगा, देशांतर रेखाएं। अब आपको पता चल गया होगा देशांतर रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, किसे कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा की जाती है वो होती है देशांतर, और पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांश। तो भारत का अक्षांश विस्तार हो जाता है 8 डिग्री 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 37 अंश और 6 मिनट उत्तर में, 37 मिनट 6। आप इसे याद कर लीजिए, जैसे गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर याद करते हैं 84 376, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। आप याद कर लीजिए 84 376 एन। और अगर देशांतरी विस्तार की बात करूं मैं तो हो जाएगा 97 25 687। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए 97 25 687। अब 97 डिग्री 25 मिनट आपका हो जाएगा ईस्ट में, 68 अंश और 7 मिनट हो जाएगा आपका ईस्ट में। देशांतरी विस्तार ईस्ट में है, पूर्व में, और अक्षांशीय विस्तार उत्तर में है। प्रश्न नंबर 5 है, मुर्शीद कुली खां, अलावर्दी खां और सिराजुद्दौला वर ऑल नवाब साहब, ये कहाँ के नवाब थे। मुर्शीद अली खां, अलावर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे या कहाँ के शासक थे। ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद या बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बंगाल का सबसे अंतिम शासक कौन सा था या स्वतंत्र अंतिम शासक कौन सा था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम शासक था। प्रश्न नंबर 6 है, विच इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। जो ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसा कौन सा तत्व है जो रक्त में 55% लगभग पाया जाता है, रक्त में 55% पाया जाता है। या फिर एक हल्के पीले रंग का एक पदार्थ होता है रक्त में जो लगभग 55% होता है, कौन सा होता है। ऑप्शन है प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड ग्रुप्स या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसका सही उत्तर हो जाता है प्लाज्मा। जो रक्त होता है, रक्त में लगभग 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है, 55 से 60%। अगर आप कभी रक्तदान किए हैं तो उसमें लिखा होता है प्लाज्मा अलग कर लेंगे, उसका प्लाज्मा और आरबीसी अलग कर लेंगे, डब्ल्यूबीसी अलग कर लेंगे, इस प्रकार से उसमें लिखा होता है, तो प्लाज्मा अलग कर देते हैं। प्लाज्मा में होता क्या है, लगभग 90% 90 से 92% होता है पानी, 90 से 92% क्या होता है पानी, और 8 से 10% अदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गए इंपॉर्टेंट, और अदर्स एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो रक्त में अगर बात करी जाए तो 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, एन इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉनकेव मिरर ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड।
अवतल दर्पण पर्दे पर, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ऑप्शन है वर्चुअल इमेज जिसे हम बोलते हैं आभासी, या फिर आभासी जिसे बोलते हैं हमारे दिमाग का फितूर, आभासी इमेज। रियल इमेज जिसे हम बोलते हैं वास्तविक इमेज। इन्वर्टेड इमेज जिसे बोलते हैं उल्टा इमेज या उल्टा प्रतिबिंब। इरेक्ट इमेज जिसे हम बोलते हैं सीधा प्रतिबिंब। तो उसका सही उत्तर होता है रियल इमेज। जो अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, वास्तविक होता है, माफ कीजिएगा, वास्तविक होता है, रियल होता है। प्रश्न नंबर 8 है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इज ए। अगर कोई वस्तु है या कोई पिंड है एक निश्चित निश्चित चाल से गति कर रहा है, निश्चित चाल से गति कर रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? उसका समय दूरी ग्राफ होता है, जो उस पर ग्राफ कैसा बनेगा? समय दूरी ग्राफ पर मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। ऑप्शन आपको बता देता हूँ। पहले डॉट बनेगा, डॉट डॉट कर बन के जाएगा, सर्किल बनेगा, या स्ट्रेट लाइन जिसे बोलते हैं सीधा लाइन बनेगा, या फिर कर्व जिसे बोलते हैं वक्र कर्व बनेगा, या गोले के आकार का बनेगा। देखिए ग्राफ होता क्या है समय दूरी का? ग्राफ आप जानते होंगे क्या होगा। ये हो गया आपका टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम, हाँ टाइम ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका समय, और ये हो जाएगा आपका दूरी। तो यहाँ पर अगर कोई पिंड है अगर निश्चित गति से चल रहा है तो वो सीधा जाएगा ना। जैसे मान लीजिए 40 की स्पीड है, 40 की स्पीड पर अगर गाड़ी चल रही तो बिल्कुल सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। अगर उसकी स्पीड 40, 50, 60 करेंगे, बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर नीचे चली जाएगी। जैसे जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर साहब मीटर लगाते हैं, ये जो इक्विपमेंट लगाते हैं सीने से धड़कन वगैरह नापने के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत छोटा छोटा ऐसे कर बनते चलता है। अब व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है? सीधा लाइन आता है। वैसे उसका पल्स दिखाता है ऊपर नीचे, और मर जाएगा तो सीधा लाइन। तो जब गति निश्चित रहेगी तो सीधा लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9 है विच थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। कौन सा धागा स्टील वायर से या स्टील के तार से मजबूत होता है? ऑप्शन है वूल जिसे हम बोलते हैं ऊन, कॉटन सूती धागा, जूट का धागा, या नायलॉन धागा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नायलॉन। देखिए धागा वो ही मजबूत होगा जिसकी तन्यता ज़्यादा होगी। चीज़ें वो ही अच्छी होती हैं जो मुड़ जाती हैं या फिर लचीली होती हैं। अब लचीली अच्छी होती है तो वो टूटेंगी नहीं, तो नायलॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। नायलॉन से बनाया क्या जाता है? आप ये भी नोट कर सकते हैं। देखिए पैरासूट की जो रस्सियाँ होती हैं वो नायलॉन की बनाई जाती हैं, या पर्वतारोही जो रस्सियाँ लेके जाते हैं वो भी नायलॉन की बनाई जाती हैं, जिससे वो टूटे ना। प्रश्न नंबर 10 है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। जो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी धातु की हम परत चढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई धातु है उस पर हम विद्युत द्वारा बिजली द्वारा किसी की परत चढ़ा दें, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, और रस्टिंग, और क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, रस्टिंग को बोलते हैं हम जंग लगना या जंग लग जाती है, गैल्वेनाइजेशन को बोलेंगे हम इसद लेपन जिस पर जस्ता का लेपन किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका सही उत्तर होगा। जो किसी भी धातु है, कोई पदार्थ है, उस पर हम कोई परत चढ़ा दें बिजली की सहायता से तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन। प्रश्न नंबर 11 है हु इन्वेंटेड द वाटर प्रूफ रेनकोट। वाटर प्रूफ रेनकोट या जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, कायलुन, चार्ल्स मैकिन्टोश, विलियम हार्वे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मैकिन्टोश ने जो रेनकोट होता है उस रेनकोट वाले कपड़े का निर्माण किया था, उससे ही रेनकोट बनाया था, और ये स्कॉटलैंड से संबंधित है। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। देखिए रेनकोट आज कोई अप्रासंगिक हो गया है। कहने का मतलब ये है अब 1800 की समथिंग इन्होंने किया था। अब 1800 वाली सन में जाएंगे तो आपको पता होगा कैसा डेवलपमेंट था, क्योंकि उस समय व्यक्ति पैदल चलता था, उस समय इतना आविष्कार हुआ नहीं था। तो आपको उस समय, आज हम रेनकोट पड़ा है, उस समय छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आज हम यूज कर रहे हैं, उसी की बदौलत आज हम यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 है हु वाज द आर्किटेक्ट
ऑफ ताजमहल, ताजमहल का वास्तुकार कौन था या ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की? ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मन फॉस्टर, हेनरी इरविन, उस्ताद घनी कुतुबुद्दीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। अब यहाँ पर आप देखिए, आप चेक करिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों अंग्रेज हैं, दोनों अंग्रेज हैं। अब ताजमहल किसके शासनकाल में बना था? शाहजहां के, शाहजहां के शासनकाल में। ताजमहल को किसने बनवाया था? अब ये क्वेश्चन बन जाता है, शाहजहां ने। अब शाहजहां जब था तो अंग्रेज तो थे नहीं, अंग्रेज इतने ज़्यादा नहीं थे, अंग्रेजों का इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं था। तो आपका ऑप्शन बी और सी तो चला ही जाता है। अगर आपको तुक्का मारना है तो ऑप्शन ए और डी के बीच मारना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कम करके, अगर आपको याद नहीं है, बाई चांस तुक्का मारने की नौबत आ जाए तो ए और डी के बीच मारना है। वैसे तो आपको पक्का आंसर पता होना चाहिए, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण देखिए 1632 में शुरू किया गया था, 1632 में शुरू किया गया था, 1648 तक चला था, 1648 तक। जो उस्ताद अहमद लाहौरी था, इसके द्वारा ही जो दिल्ली का लाल किला है उसकी भी रूपरेखा तैयार करी गई 1638 से 1648 तक, 10 साल इसका भी निर्माण कार्य चला था। प्रश्न नंबर 13 है, विच नेशनल पार्क इन नेपाल इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इंडियाज वाल्मीकि नेशनल पार्क। जो नेपाल में कौन सा नेशनल पार्क है जो भारत में वाल्मीकि नेशनल पार्क का निरंतरता है या वाल्मीकि नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है? नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है चितवन नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाता है चितवन नेशनल पार्क। चितवन नेशनल पार्क भारत का जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है उससे जुड़ा हुआ है। आपको बताना है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है। दुधवा नेशनल पार्क मैं आपको बता देता हूँ, ये लगता है आपका पीलीभीत में, पीलीभीत लखीमपुर का कुछ क्षेत्र लगता है। जिम कॉर्बेट आपको बताना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर लगता है, कौन से राज्य में स्थित है और कौन से क्षेत्र में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क पीलीभीत जो आपका यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 14 है, वेयर इज ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 है, रथ यात्रा दिस फेमस फेस्टिवल इज हेल्ड इन। तो रथ यात्रा होती है वो कौन से स्टेट का फेमस त्योहार है या मुख्य त्योहार है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ओडिशा। ओडिशा में जो पुरी है, जगन्नाथपुरी हम जैसे नाम जानते हैं, पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, बहुत ही फेमस रहती है। और आज का बोनस क्वेश्चन है मित्रों, स्कर्वी इज कॉज्ड बाई। जो स्कर्वी रोग होता है, जो हमारे दांतों के मसूड़े फूल जाते हैं, स्कर्वी में होता क्या है, दांतों के मसूड़े फूल जाते हैं, लाल हो जाते हैं, वो उनसे खून आने की संभावना होती है, उसमें खुजली मचने लगती है, तो वो स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं। तो स्कर्वी रोग होता क्यों है आपको ये बताना है। कौन से विटामिन के कारण होता है, विटामिन का नेम बताना है और विटामिन का रासायनिक नाम भी बताना है, विटामिन का रासायनिक नाम भी बताना है। वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट अवश्य करिए कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया, और आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर हो सके तो, पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।